मैं हूं आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। आज हम बात करेंगे, एक तो ये कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की इस वक्त सिचुएशन है, अचानक से अभी कुछ दिन में ही ऐसा हुआ कि डॉलर नीचे चला गया, रुपया ऊपर आ गया। बड़ी अच्छी हमें कंडीशन देखने को मिली। हमने कभी वाह वाह क्या बात है, जबरदस्त काम हो गया ये तो। लेकिन हर कोई ये सवाल करते हुए नजर आया कि अचानक से ये हो कैसे गया। अच्छा, आप जानते हैं कि सियासत चल रही होती है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही होती है। कोई कहता है कि ये तो इस वजह से हुआ, कोई कहता है ये तो इसने ये वाला काम दिखाया, इसने ये कर दी इस वजह से हुआ। तो आज तो एक हम इस पर बात करेंगे कि अचानक से पाकिस्तान के रुपया की इतनी जो गिरती हुई सूरत हाल थी वो कैसे संभल गई और डॉलर नीचे कैसे गया। दूसरी तरफ हम एक ये भी बात करेंगे कि आईएमएफ वाकई हमें ये फंड्स दे देगी। अभी तक तो एक मरतबा फिर कहा गया कि हाँ जी मिल जाएगा, दोबारा उन्होंने कह दिया है। और हम एक और बहुत अहम बात, क्योंकि 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस हम जानते हैं, हम इसके ऊपर भी बात करते हैं कि इंडिया इतना तरक्की कैसे कर गया। तो इकोनॉमी पर भी हम क्यों ना जरा एक थोड़ी सी नजर डालें कि भाई भारत की इकोनॉमी कहाँ चली गई और हम कहाँ पर रह गए। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, पहले भी हमारे प्रोग्राम में शरीक हो चुके हैं, फहद शेख, जो कि इकोनॉमी के और फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं। यूके से इन्होंने तालीम हासिल की, बैंकिंग सेक्टर में इस वक्त काम कर रहे हैं। फहद शेख, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो। जी आलिया, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। फास्ट शेख, पहला सवाल तो आपसे ये होगा सर, सबसे ये सवाल करें कि क्या अचानक जादू कैसे हो गया, ये क्या हो गया कि कहाँ हम दिवालिया के करीब थे। अभी भी सूरत हाल जो है वो पूरी तरीके से समझी नहीं, लेकिन ये बड़ी बात है कि रुपया जो है वो इतनी अच्छी ऊपर चढ़ रहा है और डॉलर इतना नीचे चला गया। आप बताएं, आपकी नजर में जो इकोनॉमी है या जो फाइनेंस है, उसकी नजर में ये कैसे हुआ। जी आलिया, जैसे हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि मेरे ख्याल से हम अ, उस तरह डिफॉल्ट के करीब नहीं थे जिस तरह एक सेंटिमेंट थी मार्केट में या एक परसेप्शन था। हमें बहुत सारे लोगों ने कंपेयर किया विद श्रीलंका, मतलब उसी पेंट ब्रश से हमें भी पेंट करे थे और श्रीलंका को भी। तो हमने ये डिस्कस किया था कि श्रीलंका की सिचुएशन बहुत फर्क थी। उनका जो पब्लिक डेट है, जिसमें एक्सटर्नल और लोकल डेट दोनों आते हैं, वो तकरीबन 120% था ऑफ देयर जीडीपी। वेरस पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट है वो 70% था। और उसमें वही उसी तरह एक्सटर्नल डेट भी आता है हमारा और लोकल डेट भी आता है। और हमारी सिचुएशन इस तरह भी डिफरेंट थी कि हमारा जो एक्सटर्नल डेट है वो मोस्टली लॉन्ग टर्म डेट है और वो कंसेशनल डेट है, यानी कि मल्टीलैटरल लेंडर्स यानी कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी टाइप, और बायलैटरल लेंडर्स जिसमें आपके चाइना आ जाता है, सऊदी अरेबिया आ जाता है, यूएई टाइप कंट्रीज हैं। सो इनसे इनसे नेगोशिएट करना, इनसे कंसेशंस लेना, इनसे प्राइसिंग जो है वो नीचे नेगोशिएट करना, ये सारा आसान होता है एज कंपेयर टू किसी कमर्शियल लेंडर के। कमर्शियल लेंडर में कौन आ जाता है? जो जब आप बॉन्ड्स इशू करते हैं तो वो जो इन्वेस्टर्स उन बॉन्ड्स को सब्सक्राइब करते हैं वो कमर्शियल इन्वेस्टर्स होते हैं। और आपके अदर कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जो फॉरेन बैंक्स, जो आपको, जो सॉवरेन को यानी कि पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लेंड करते हैं पैसा। सो वो पैसा हमेशा महंगा होता है और वो शॉर्ट टर्म होता है। जो हमारा डेट है मोस्टली जो है मेजोरिटी इज लॉन्ग टर्म डेट एंड एट कंसेशनल टर्म्स। तो हमारी सिचुएशन जो है वो कभी भी इतनी खराब नहीं थी जितनी कि उसको पेंट किया गया। सो इसलिए जो डिफॉल्ट का ज्यादा, देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज अबाउट डिफॉल्ट। और वो नॉइज जो है वो फिर क्रीप इन किया इनटू द एक्सचेंज रेट मार्केट, इनटू द एफएक्स मार्केट। और उसकी वजह से रुपी जो है वो एकदम और बहुत ज्यादा जो है वो डिप्रिशिएट हुआ अगेंस्ट यूएस डॉलर। सो आई थिंक वो रियलाइजेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों में आई कि जी सिचुएशन इतनी खराब नहीं है जितनी कि पेंट की जा रही है। प्लस ऑब्वियसली कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो कि जिन्होंने इस सेंटिमेंट को रिवर्स किया। जैसे कि आर्मी चीफ की जो कॉल गई थी टू द डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन द यूएस कि जी जो आईएमएफ की जो बोर्ड मीटिंग है उसको जो है वो पुल बैक करें, इंस्टेड ऑफ 24 अगस्त उसको पहले कर लें। एक एक इनएविटेबिलिटी है तो व्हाई नॉट अर्लियर। और उसके अलावा स्टेट बैंक के गवर्नर, उनकी उनकी टीम जो है डिप्टी गवर्नर्स की, वो भी उन्होंने भी एक दो प्रोग्राम्स किए पब्लिक के लिए, और उसमें उन्होंने डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लेन की जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा टोन डाउन हुआ एज कंपेयर टू जो कि एक नर्वसनेस थी पहले मार्केट में।
सो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स हैं, प्लस अगर हम ये तो एक बात हुई सेंटिमेंट्स की कि सेंटिमेंट्स ने रिवर्स किया। एक ऑब्वियसली फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स भी होते हैं। सो ये टेक्निकल्स में बेसिकली आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है, REER उसे कहते हैं। वो पाकिस्तानी करेंसी को वे करता है या कंपेयर करता है अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ ग्लोबल करेंसीज। तो ग्लोबल करेंसीज जो मुल्क जिनके साथ हमारी मोस्टली ट्रेड हो रही होती है। सो फॉर एग्जांपल जापानीज येन उस बास्केट में आता है, यूरो आता है, US डॉलर आता है, आपके सऊदी रियाल या UAE दरम आता है, चाइनीज युआन आता है। तो इस किस्म की करेंसीज के अगेंस्ट हमारी जो करेंसी थी वो बहुत ओवरली अंडर वैल्यूड थी एज कंपेयर टू व्हाट इट्स ऑप्टिमल रेंज शुड बी। तो वो भी एक फैक्टर था। टेक्निकली लोग देख रहे थे कि जी ये बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू हो गई है PKR, इसने कभी ना कभी जो है वो रिवर्सल मारनी है। सो वो और फंडामेंटल्स जो है वो आपके सामने थे कि ये हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था या जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, तो जुलाई में जब नंबर्स बेहतर आए, ट्रेड डेफिसिट की भी नंबर्स बेहतर थे बिकॉज इंपोर्ट्स जो है वो $5 अरब से नीचे आ गई जुलाई में एज कम्पेयर टू $7.75 बिलियन जो कि जून में थी। सो ठीक ठाक ड्रास्टिक ड्रॉप आया आपकी इंपोर्ट्स में। सो ट्रेड डेफिसिट आपका इम्प्रूव हुआ जून का। सो उसी वजह से फिर करंट अकाउंट डेफिसिट भी आपका इम्प्रूव हुआ। तो ये जो फंडामेंटल्स हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, ये भी इम्प्रूवमेंट की तरफ नजर आए। तो लोगों ने फिर कहा कि जी ये बहुत ज्यादा रुपये जो है वो अंडर वैल्यू हो गया है। तो इसमें एक नेचुरल रिकवरी आई। जो एक्सपोर्टर्स थे जिन्होंने अपने डॉलर्स बाहर रोके हुए थे, जो इनवर्ट पेमेंट्स आती हैं, उन्होंने पैसे मंगवाने शुरू कर दिए। और जो रिटेल मार्केट में आप और मेरे जैसे लोग जिन्होंने पहले घबरा के जो है वो डॉलर्स बाय किए हुए थे अपने लेवल पे, हर हर बंदे ने, उन्होंने भी आके जो है वो एक्सचेंज कंपनीज में आके अपने डॉलर सेल करने शुरू किए। सो सेंटिमेंट जो है वो रिवर्स हुई। तो उस वजह से ये रुपये की जो वैल्यू आपने देखी कि 240 रुपए तक ये गया था, वो आज के दिन अगर आप देखें तो इंटर बैंक मार्केट आज क्लोज हुई थी तकरीबन 215 पे। अच्छा, फाचिक, मैं इसमें ये भी आपसे पूछना चाहूंगी, इसमें एक सियासी एलिमेंट ये भी होता है कि हम देखते हैं कि आप बताइए क्या इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा होता है कि फॉरेन फंडिंग का फैसला आता है तो उसके साथ ही फिर हमने उसके उसके बाद फौरी तौर पर ये शुरू हो गया कि रुपये ऊपर जाना और डॉलर नीचे जाना। और फिर उसके बाद एमन अल जवाहिरी का वाकया होता है तो उसके बाद भी फिर उसके बाद एकदम से संभल गई हमारी। तो क्या इकोनॉमी या स्टॉक एक्सचेंज या ये सब, क्या ये देख रहे होते हैं इसमें जो लोग शामिल होते हैं पैसे को ऊपर और नीचे ले जाने में, वो ये देख रहे होते हैं कि अच्छा ये फैसला हुआ है या ये वाकया हुआ है तो इसकी वजह से जो है अब पाकिस्तान की हालत बेहतर होगी, तो फिर वो कहते हैं कि इसको जो है वो डॉलर नीचे आ जाए। क्या ये कोई फैक्टर इसमें होता है, असर डालता है? जी आलिया, डेफिनेटली देखें, पॉलिटिक्स प्लेज अ बिग रोल। हमने लास्ट प्रोग्राम में भी ये डिस्कस किया था कि ये जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो आज पाकिस्तान एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका प्राइमरी जो रीजन है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑब्वियसली जिस वजह से भी क्रिएट की गई है या वो सामने आई है, उसी की वजह से आज हम इस बैड पैच के थ्रू गुजर रहे हैं, जहाँ पे आपका एक्सचेंज रेट भी आपका हिट हुआ, आपके इंटरेस्ट रेट्स भी आपको बढ़ाने पड़े, और वेरियस मेजर्स आपको लेने पड़े टू कंट्रोल दी ब्लीडिंग इन दी इकोनॉमी, या इसको हेमरेजिंग भी कहते हैं। सो वो पॉलिटिक्स प्लेज अ मेजर रोल। वो जो हमने बात की अभी करेंसी की, करेंसी को ड्राइव क्या चीजें करती हैं, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और सेंटिमेंट्स। तो जो सेंटिमेंट्स वाला एस्पेक्ट है उसमें पॉलिटिक्स आ जाती है। तो पॉलिटिकल जो चीजें इकोनॉमी में हो रही होती हैं उसकी वजह से भी सेंटिमेंट जो है वो लोगों की परसेप्शन जो है कि जी कल को क्या होने वाला है, इलेक्शंस होने कि नहीं होने, फॉरेन फंडिंग केस आ गया, वो ड्रोन स्ट्राइक का इशू आ गया, फिर उसके बाद आर्मी चीफ की कॉल टू वॉशिंगटन, फिर उसके बाद आर्मी चीफ की कॉल टू सऊदी अरेबिया एंड UAE। सो इस किस्म की चीजें, ये जो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, ये वे कर रहे होते हैं सेंटिमेंट में। तो इनका इम्पैक्ट आता है तो डेफिनेटली। इसका मतलब है कि हम ये समझ सकते हैं, यानी मार्केट इस तरह देखती है कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है और उसके साथ ही अगर फॉरेन फंडिंग का फैसला आता है, क्योंकि फॉरेन फंडिंग का फैसला आता है इमरान खान के खिलाफ, तो फिर मार्केट को ये पता चलता है कि अब तो इतना बड़ा फैसला खिलाफ आ गया, तो वो जो एक टकराव की सूरत हाल थी अब वो उसको लेकर नहीं चल पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत जो है वो अब सस्टेन करेगी, तो इसके नतीजे के तौर पर फिर वो ठीक, इसको हम इस तरह ले सकते हैं। जी बिल्कुल इस तरह ले सकते हैं। और उसमें उसमें भी ऑब्वियसली दो व्यूज हैं, बिकॉज अगर देखें, ग्राउंड रियलिटीज ऐसी हैं कि
पीटीआई इज अ वेरी पॉपुलर पार्टी इन पंजाब इन केपी के आपके सामने ही है आज के दिन। तो अगर फॉरेन फंडिंग केस लेट से उनके खिलाफ आ जाता है और लेट से इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, सो आई डोंट थिंक दैट विल डैम्पन द पॉलिटिकल हीट। जो जो पॉलिटिक्स है वो ज्यादा हीट अप हो जाएगी उसकी वजह से, इस किस्म के फैसलों की वजह से। सो नेचुरली अगर पॉलिटिक्स ज्यादा हीट अप होती है, बिकॉज जाहिर है उनका भी एक रिएक्शन आएगा, सो पॉलिटिक्स हीट अप होगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है अनफॉर्चुनेटली वो कंट्री की इकोनॉमी पे दोबारा आएगा। तो ये एक रिस्क है बड़ा मेजर के, बड़ी मुश्किल से अभी हम नहीं, sorry to जी put you, लेकिन लेकिन जी एक ऐसा फैसला आया जिसमें पॉलिटिकल सिचुएशन हीट अप हुई, यानी जो फैसला था वो इमरान खान के खिलाफ था, और उसी वक्त से ये चल पड़ा कि डिस्क्वालिफिकेशन। तो उस वक्त तो हमने देखा कि इकोनॉमी ठीक हो गई, लेकिन अगर अब फैसला वाकई ये आता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो आप कह रहे हैं कि दोबारा से वो हो जाएगा, तो ये तो दोनों दो जी। कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? नहीं देखिए, वो फॉरेन फंडिंग केस उसका कोई मेजर अभी इम्पैक्ट कोई नहीं है ना, एज इन देयर इज नो नहीं, प्रैक्टिकल नहीं, ये इम्पैक्ट ऑन इम्पैक्ट द तो बहुत पार्टी ज्यादा एज हुआ। सच। मतलब सियासत पे तो हमने देखा कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, जिस पे उन्होंने कहा, इमरान खान ने भी ये कहा कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, उनकी पार्टी पे काफी ज्यादा डैमेज हुआ। उसके बाद से उनका जो नैरेटिव है वो काफी लो डाउन चला गया, टोन डाउन भी हो गया है। तो चलें, खैर ये तो सियासत है, हम आगे बढ़ते हैं, एक दो तीन और बड़े जी हम सवाल। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अब आईएमएफ ने ये कहा दोबारा से, ये अब खबर आई है कि आईएमएफ कह रहा है कि हाँ ठीक है, उनकी तरफ से ये पैसे मिल जाएंगे 26 तारीख के, लेकिन बहुत मर्तबा जो है ये बात कही जा चुकी है और अभी तक हमें वो फंड्स की, हमें अभी तक हतमी कोई तारीख या कोई फैसला नहीं हुआ। आपको लगता है कि हाँ फंड्स मिल जाएंगे? ये इसके ऊपर काफी ऑब्वियसली लोग परेशान हैं, मतलब यहाँ जो पाकिस्तानी है विद इन पाकिस्तान एंड ओवरसीज पाकिस्तानीज एज वेल। तो इसमें देखें, इट्स वेरी नियर इन माय ओपिनियन। बेसिकली क्या होता है कि वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो इनकी होगी थी जुलाई में, सो वो एक टेक्निकल चीज होती है जो कि बाद में फिर बोर्ड में प्रेजेंट होती है, आईएमएफ के बोर्ड में। और आईएमएफ का बोर्ड जो है वो फिर एक फाइनल फैसला लेता है बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स और द रिजल्ट्स ऑफ दैट स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। तो उसके बीच में क्या होता है कि जब ये बोर्ड से पहले एक एलओआई इशू होना होता है, लेटर ऑफ इंटेंट, जिसमें आईएमएफ के जो ऑफिशियल्स हैं वो कंफर्म करते हैं कि जी जो जिस कंट्री को, जिस सॉवरेन को हम लेंड करने जा रहे हैं पैसे या रिवाइव करने जा रहे हैं प्रोग्राम, क्या उन्होंने प्री कंडीशंस मीट किए हैं कि नहीं की। सो आई थिंक वो एक्सपेक्टेड है कि एलओआई प्रॉब्ली आज या कल या मंडे को वो आ जाएगा इंशाल्लाह। और 24th की बोर्ड मीटिंग में जो है ना ये सारा मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा, और आपकी जो ट्रांच है तकरीबन $1.2 बिलियन की, वो रिलीज हो जानी चाहिए इन बाय द एंड ऑफ अगस्त। ठीक। तो एक चीज तो आपसे वो हुई कि जनाब अगर जो है वो इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी फिर नीचे चली जाएगी, ठीक है, तो हम उनको कहते हैं कि डिस्क्वालीफाई ना करें। चले हाँ एक और लेकिन बात। देखिए इसमें पॉलिटिक्स जितनी, आलिया, पॉलिटिक्स आपके सामने ही है, लास्ट फ्यू मंथ्स की आप एग्जांपल देख लें। हम जिस जगह पर आज खड़े हैं, जिस नुक्ते पर, जरा हम नजर दौड़ाते हैं अपने करीबी मुल्कों पे, अपने नेबर्स पे, तो हम देखते हैं कि वो तो कहाँ के कहाँ निकल गए भाई। अब कितनी है जो हकीकत है वो है भी यही, तो करनी पड़ती है। भारत की इकोनॉमी देखें क्या है, और पाकिस्तान देखें कहाँ पे इकोनॉमी पे दिवालिया होने के करीब, क्या वजह हुई? आपके नजदीक क्या रीजंस हैं, क्या लॉजिक्स हैं कि हम बयान कर सके कि भाई नहीं होना ही ऐसे था, बात ये है कि ये तो इसी तरह है, और उनकी कोई इसमें कोई अच्छाई की वो बात नहीं है, बस वो बाई चांस हो गया, वो ऊपर चले गए, हम नीचे आ गए। इकोनॉमी की जुबान में आप इसको कैसे बयान करें? Aliyah, I mean, that's a very good question and a very difficult question, so I'll try to answer it as best as I can. देखिए इंडिया में उनकी जो पॉलिसीज अगर आप देखें बिफोर द 1990s, क्योंकि 1990 के बाद जब मनमोहन सिंह साहब आए वहाँ पे एज फाइनेंस मिनिस्टर एंड देन प्राइम मिनिस्टर, तो वो एक डिफरेंट एरा है और उससे पहले का एक डिफरेंट एरा है। सो इंडिया जो है वो एक आप समझ लें कि एक प्रोटेक्टेड इकोनॉमी थी, प्रोटेक्शनिज्म वहाँ पे था। बड़े कम फॉरेन ब्रांड्स थे जो कि आप वहाँ देखेंगी 90 से पहले। उनके तो जो वजीर आजम है वो भी एम्बेसडर, जो लोकली प्रोड्यूस्ड गाड़ी थी उसको ही, उसी पे वो ट्रैवल करते थे। सो उनकी इंटायर इकोनॉमी जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन और डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी बेस्ड थी, कि लोकल ब्रांड्स जो इंडियन ब्रांड्स हैं उनको प्रमोट किया जाए। वो एक सर्टन, जब उन्होंने स्केल अचीव किया इन द बाय द 90s, तो उस वक्त उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन करना शुरू किया कि जी फॉरेन इन्वेस्टर्स आएं और वो सेटअप करें या जॉइंट वेंचर्स करें या जो भी करें। सो उनकी एक डिफरेंट फिलॉसफी थी।
दूसरी चीज जो इंडिया में, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करें, तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना, वो वंस अगेन वो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज द मेजर फैक्टर बिहाइंड द फैक्चुअल सिचुएशन टुडे, जहाँ पे पाकिस्तान की इकोनॉमी तकरीबन $350 बिलियन की है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, और इंडिया जो है वो अगले 1-2 साल में $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव कर लेगा। सो दैट मीन्स कि देयर इकोनॉमी विल बी 10 टाइम्स, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स द साइज ऑफ पाकिस्तान, एंड दैट शुडंट हैव बीन द केस। अगर हमारी पॉलिसी कंटिन्यूटी होती, तो आज हमारी इकोनॉमी कम से कम 700-800 बिलियन डॉलर की होनी चाहिए थी। सो इंडिया को ये एडवांटेज रहा कि वहां पे डेमोक्रेसी जो है उसकी कंटिन्यूटी थी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। वहां भी इश्यूज हैं, वहां भी करप्शन है, वहां भी सारा कुछ है, लेकिन एटलीस्ट पॉलिसी कंटिन्यूटी थी। चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, उन्होंने फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट सेक्टर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज सेक्टर, इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, इन चीजों पे किसी भी गवर्नमेंट ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पिछली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, अच्छी पॉलिसीज, उनको रिवर्स नहीं किया ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये होता रहा है कि एक तो हर कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अपने 5 साल पूरे नहीं करती। सिर्फ पिछले 10 साल में हमने देखा कि 2 गवर्नमेंट्स ने अपना टाइम पूरा किया इन 75 ईयर्स। तो हर 3 साल बाद नई गवर्नमेंट जब आती है, तो वो एक अपनी अपनी थॉट प्रोसेस लेके आती है और अपनी पॉलिसीज लेके आती है। सो इसीलिए हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी एक बहुत बड़ी चीज़ है। इट्स अ वेरी ओपन टॉपिक, एंड वेरी डिफिकल्ट टू गेट पीपल टू अग्री ऑन। तो कम से कम चार्टर ऑफ एक्सपोर्ट्स पे तो एटलीस्ट सारी पार्टीज जो हैं वो अग्री कर लें, बिकॉज एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है टू टर्न अराउंड पाकिस्तान इकोनॉमी एंड मेक इट इनटू अ सस्टेनेबल ग्रोथ स्टोरी। तो एक्सपोर्ट्स आपको बढ़ाने हैं, और आपको इम्पोर्ट्स जो आपकी सब्सटीट्यूट हो सकती हैं वो आपने करनी है। इंडिया ने ये दोनों काम किए। इंडिया ने जो एक्सपोर्ट सेक्टर है अपना, वो भी बहुत ज्यादा उनको इंसेंटिवाइज किया, प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट की, और प्लस उन्होंने उन्होंने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे काम किया। यानी कि जो गाड़ियां इंपोर्ट होती थी पहले, वो अब लोकली प्रोड्यूस हो रही हैं। बहुत सारी कंपनीज ने लोकल प्लांट्स लगाए। उनको इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि जी आपने लोकलाइजेशन की तरफ, एक्चुअल लोकलाइजेशन की तरफ आपने लेके जाना है कि जी बाय लेट्स से विद इन 10 years 80% ऑफ द व्हीकल itself should be produced in India। यहाँ पे आप देख लें कि 30 साल में हम लोकलाइजेशन हार्डली कोई लोकलाइजेशन अचीव कर सके। सो ये सारी पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है। पॉलिसी कंटिन्यूटी होगी तो तब हमारी इकोनॉमी जो है और हमारा मुल्क जो है वो compete कर सकेगा किसी भी रीजनल इकोनॉमी से। अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो आपने सुना होगा कि टर्की को एक जमाने में सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता था, आज से कोई 100 साल पहले। तो पाकिस्तान भी आपके सामने ही है। इट्स सिक मैन ऑफ साउथ एशिया या सिक मैन ऑफ वेस्ट एशिया, जिस भी आप रीजन में आते हैं। सो इसकी वजूहात जो है वो यही हैं, जो कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसी कंटिन्यूटी और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स बार बार ये जो इंटरवेंशंस होती हैं, जो इंस्टीट्यूशंस करती हैं, ये अनफॉर्चुनेटली हमारी इकोनॉमी के लिए और हमारे मुल्क के लिए पॉजिटिव्स नहीं है, ये नेगेटिव्स हैं। सो इंडिया में इंटरवेंशंस नहीं हुए, और आप देख लें कि इंडिया आज कहाँ पहुंच गया। क्या आप इसमें पॉलिसी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ लैक ऑफ एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और लैक ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज, इसको भी कहेंगे, शामिल करेंगे? क्योंकि वहां के जो नौजवान हैं वो पूरी दुनिया की टेक कंपनियों पर हुकूमत कर, जबकि हमारे नौजवानों के पास जो तालीम है वो काफी सतही लेवल की होती है, और यहाँ पर तो अंग्रेजी का बहुत सारे मसाइल। तो आप इसको शामिल करेंगे, तालीम को, इसमें? ये बहुत बड़ा फैक्टर है अलिया, आपने आपने बिल्कुल सही कहा है। एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन इज अ वेरी बिग फैक्टर। उसकी वजह है कि आप देखें इंडिया आज आईटी जायंट है ग्लोबली। सो देयर इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल
जैसी कंपनीज को आज लीड कर रहे हैं। सो उसकी वजह यही है कि उन्होंने उनकी गवर्नमेंट ने बड़ी जल्दी ये रियलाइज कर लिया था कि अगर हमने ग्लोबली compete करना है तो फ्यूचर जो है वो आईटी है और टेक्नोलॉजी है। तो उसमें अगर हमने compete करना है तो वी हैव टू हैव दोज काइंड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो कि वो ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस करें, जो कि आगे हमारी कंपनीज और ग्लोबल लेवल पे जो कंपनीज हैं उनको हम ये ह्यूमन कैपिटल कह लें कि सप्लाई कर सकें, जिससे वैल्यू एडिशन होगी हमारी इकोनॉमी में। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने वो जैसे कहते हैं ना कि एक एक नेबर की एग्जाम्पल को कॉपी करने, कम से कम आप खुद ना कुछ सोचें, आपको जहमत नहीं हम देते, लेकिन एटलीस्ट जो साथ वाले कर रहे हैं कम से कम वो आप कॉपी कर लें, वो भी नहीं हमने किया। So it's a very good important factor which you have rightly pointed out. आखिरी सवाल, हमने इंडिया की तो बात कर ली, लेकिन जब हम चलें, ठीक है, हम बहुत सारे फैक्टर्स की बात करते हैं उसमें, लेकिन जब हम बांग्लादेश की तरफ देखते हैं तो वो भी बहुत आगे। अब वो देख लें उसकी आजादी कब हुई है और हमारी कब हुई है। हमसे मतलब एक यही कहा जाता है ना, टूटा हुआ हिस्सा जो है वो एक डेवलप होके एक ऐसी बड़ी इकोनॉमी बन जाता है, और हम जो है वो बहुत ही उससे भी नीचे चले जाते हैं। तो बांग्लादेश की तरक्की को आप इकोनॉमी की तरक्की को क्या नाम दें? नहीं, देखें, बांग्लादेश इनके जो सियासतदान है, लीडरशिप है, दे प्लेड स्मार्टली, इसमें कोई डाउट नहीं है। बांग्लादेश थोड़ा सा अगर आप जियो पोलिटिकली देखें तो इट्स मोर इंसुलेटेड फ्रॉम जियो पोलिटिकल इशूज जो कि हम यहाँ फेस करते रहे हैं। कभी अफगानिस्तान का इशू है, कभी इंडिया के साथ मसले हैं, कभी मिडल ईस्ट के इशूज में हमारी इन्वॉल्वमेंट है, ईरान है, और जो वेरियस सुपर पावर्स के जो यहाँ पे ग्रेट गेम्स हो रही होती हैं इस रीजन में। तो बांग्लादेश उस लिहाज से थोड़ा सा इंसुलेटेड है, बट दैट सेड उनकी पॉलिसीज जो हैं उसमें कंटिन्यूटी है। सो दे रियलाइज्ड वेरी अर्ली कि उनके स्ट्रेंथ्स क्या हैं। उन्होंने स्ट्रेंथ देखा कि जी हमारी टेक्सटाइल और गारमेंट्स जो है वैल्यू एडेड गारमेंट्स जो हैं वो हमारी एक पोटेंशियल स्ट्रेंथ है, और उसके ऊपर काम किया जाए। और चाहे जो भी गवर्नमेंट आई, चाहे अवामी लीग की गवर्नमेंट थी, चाहे इनकी इनकी जो थी खालिदा जिया की जो गवर्नमेंट थी या पार्टी थी, इन दोनों ने उसी तरह टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट करने में और उसकी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने में इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और आज इसीलिए बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $45 बिलियन टच कर रहे हैं, और आप अभी भी जो है वो 31-32 पे फंसे हुए हैं, जो कि इट्स स्टिल अ बिग इम्प्रूवमेंट फ्रॉम लेट्स से जस्ट 4 years ago, जब आप 24 बिलियन और 25 बिलियन पे आप स्ट्रगल कर रहे थे। सो आई थिंक वहां पे मेन फैक्टर ये आ जाता है कि जो लीडरशिप है उनकी विजन क्या है, और उनमें कितनी एबिलिटी है टू एक्ट मैच्योरली इन द इंटरेस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ द कंट्री। बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह, थैंक यू सो मच, आपने ये बात की। हम अक्सर ये बात करते हैं, जो बांग्लादेश की बात की, तो जब हम ये बात करते हैं और ये नुक्ता उठाते हैं तो पाकिस्तान के जो एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से, अक्सर जो पॉलिटिकल पार्टीज के एक्टिविस्ट हैं, देखा जब ये सवाल मैंने उठाया तो पीटीआई के एक्टिविस्ट ये बोले आप गलत करिए, हमारी तो जो एक्सपोर्ट्स है वो बड़ी जबरदस्त गई है हमारे दौर में। अब चले, अगर थोड़ी आपकी फर्ज करें कि पिछले की निस्बत ऊपर चली गई, लेकिन आप जरा कंपैरिजन तो कर लें। जिस तरह बांग्लादेश की आप बात कर लें, आपको तो उनसे भी ऊपर होना चाहिए था, लेकिन हम कहते हैं कि अगर हमारी कुछ थोड़ी सी होती है ना, हम कहते हैं बड़ी अच्छी हो गई, वो कमाल कर दिया हमने। ये भी एक फैक्टर है कि बीच में कि हम अपनी गलतियों को जो है वो तस्लीम नहीं मानने से जो है वो कतराते हैं। हम बात भी नहीं करते ऐसी चीजों पर जिसे हम समझें कि ये तो टैबू है। वो ये बांग्लादेश की आपने बात कर दी, आपने भारत की बात कर दी। जब तक आप बात नहीं करेंगे इसके ऊपर खुल के, तब तक आप कैसे इन मसाइल से निकले। लेकिन थैंक्स अलॉट, आप हर तरह का जो भी पॉइंट होता है उसके ऊपर खुल के बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आजादी मुबारक। 14 अगस्त आपको थैंक यू, मुबारक। आपको मुबारक। थैंक यू सो मच।